नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। मैं हूं साधना पांडे और आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी एक ऐसा विषय है जिस पर देश में लंबे वक्त से बहस हो रही है और अब मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर हलचल काफी तेज है। सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं है बल्कि उस व्यवस्था का है, उस सिस्टम का है जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक अधिकारों जैसे नागरिक मामलों को प्रभावित करती है। तो क्या यूसीसी सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का रास्ता खोलेगा? क्या ये संविधान की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाने वाला कदम होगा? और अलग अलग समुदाय की परंपरा और अधिकारों के बीच संतुलन आखिर बनेगा कैसे? इन्हीं सवालों के जवाब आज तलाशेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस, देखते हैं मिड डे एजेंडा। तो यूसीसी पर तैयार मोहन सरकार। आज का विषय यही है क्योंकि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी में ऐलान कर दिया कि जुलाई में शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में यूसीसी विधेयक को पेश किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून के दायरे में आदिवासी समुदाय को बाहर रखा जाएगा। कोई अब अगर मगर नहीं है, आदिवासी से बाहर होंगे, उनकी परंपराओं को, उनकी रीति रिवाजों को पूरी सुरक्षा मिलेगी, ये भी कहा डॉक्टर मोहन यादव ने। सरकार के मुताबिक यूसीसी के मसौदे पर अब तक 9 लाख से ज्यादा सुझाव, करीब 10 लाख तक सुझाव प्राप्त हुए थे। विधेयक पारित होने पर मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा और मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य भी बन जाएगा। तो यूसीसी के मसौदे पर 9 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। अलग अलग समुदाय के लोगों से ये सुझाव मांगे गए थे। समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी मध्य प्रदेश में लगभग पूरी हो चुकी है। डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी में ये कह दिया है साफ तौर पर कि इसी महीने यानी कि जुलाई के महीने में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और मॉनसून सत्र में यूसीसी को लेकर विधेयक सरकार पेश करेगी। सुनते हैं क्या कुछ कहा है डॉक्टर मोहन यादव ने। और इसी महीने जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो ये अलग अलग धर्मों के आधार पे कानून क्यों होना चाहिए? इसलिए आदिवासी भाई बहनों को अलग करते हुए सभी धर्मों के लिए एक समान कानून संहिता मध्य प्रदेश में लगने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। तो मध्य प्रदेश में एक राज्य होने वाला, एक कानून होने वाला है। तैयारियां लगभग पूरी हैं, लेकिन क्या बाकी दल तैयार हैं? बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नितिन मोहन डेहरिया हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका NH24/7 पर। हमारे साथ तारकी मोहसिन है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एडवोकेट ब्रह्मानंद पांडे जी हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है NH24/7 पर। सबसे पहले मैं बीजेपी से ही सवाल लूंगी चूंकि सरकार आपकी है। और नितिन मोहन जी, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, डॉक्टर मोहन यादव साफ करें, लेकिन उनके बयान में ये बात जिक्र हम देखते हैं कि सबके लिए एक कानून होगा। अगर आदिवासी बाहर होंगे तो सबके लिए एक कानून, ये जो कहा जा रहा है, ये कैसे फिर अमल किया जाएगा, कैसे सफल होगा? सबके लिए एक कानून कैसे हुआ जब आदिवासी बाहर हो गए, एक समुदाय पूरा बाहर रहा यूसीसी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है, जो विजन है और हमारा जो मिशन है, वो शुरू से इस भारत भूमि में रहा है कि एक देश, एक निशान, एक विधान और एक संविधान। इसी के पद चिन्हों पर हम चलते हैं। हमारे जितने भी निर्णय होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मिशन और विजन को छूते हुए ही आगे बढ़ते हैं और समाज के विकास और उत्थान का काम करते हैं। इससे पहले जो 370 के लिए हमारे जो संघर्ष हो और उसके लिए जो हमारा निर्णय हो, वो एक भारत भूमि के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय रहा। वैसे यूसीसी हमारे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी कदम है, जिसे उठाने के लिए हम बिल्कुल भी निसंकोच रूप से आगे बढ़ रहे हैं और इसे हम पूर्ण करेंगे। आपने जो चीज कही कि आदिवासियों को कैसे बाहर रखा गया, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस भारत भूमि पे, इस पूरी धरती पे अगर पहला किसी का अधिकार है, इस जल जंगल जमीन पे अगर किसी का अधिकार है तो हमारे जनजातीय साथियों का है। वो सबसे पहले हमारे देश के नागरिक हैं और वो पूर्ण से ही जो है वो हमारे देश से, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी ही रोचक चीज है
कि आप पूरी दुनिया घूमिए, अगर आपको दुनिया में कोई एक ऐसा देश मिले जहां पे सारे धर्म के फिरके पाए जाते हैं तो वह देश भारत है। अगर कोई ऐसा देश है जहां पे यहूदियों पर अत्याचार नहीं होता है तो वह देश भारत है। अगर कोई देश है जहां पे क्रिश्चियनिटी के सारे वेरिएंट्स पाए जाते हैं तो वह देश भारत है। अगर कोई देश है जहां पे इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं और किसी मस्जिद में बम ब्लास्ट नहीं होता है तो वह देश भारत है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जुमलेबाजी करने का जो काम कर रही है, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछूंगा कि 1956 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हंगरी के एक जर्नलिस्ट टिम्बर मेंडे ने जब ये प्रश्न पूछा था, उनने अपनी किताब में भी इस चीज का जिक्र किया, द कन्वर्सेशन विद नेहरू इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है, जब उन्होंने नेहरू जी से पूछे कि आप भारत देश में यूसीसी के लिए क्या कर रहे हैं, तो नेहरू जी ने ये जवाब दिया था कि हम भारत देश में हिंदुओं के लिए तो हमने ये कानून लागू कर दिया है, वह दूसरी शादी नहीं कर सकते, हम पर्सनल लॉ भी लाना चाहते हैं। लेकिन जब उस पत्रकार ने ये चीज उनसे पूछी कि आप इस्लामिक लोगों के लिए या मुसलमानों के लिए आप ये क्यों नहीं ला सकते, तो पता है वो क्या कहते हैं, वी कैन नॉट डेयर, मतलब हम हिम्मत नहीं कर सकते कि हम इनके विरुद्ध इस तरीके के कानून ला पाए। और एक देश, एक निशान, एक विधान और एक संविधान को, उस नारे को कायम करते हुए हम निसंकोच रूप से देश को एक सिरे से बांधने के लिए साहब, ठीक है, आपका ये तर्क जायज है कि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का सबसे पहले अधिकार है, लेकिन जो कमेटी आपने बनाई तो फिर आदिवासी समुदाय से सुझाव क्यों मांगे? सुझाव तो वहां पे आपको मिले होंगे, 4 अलग अलग तरह के तर्क मिले हैं कि सिर्फ मैरिज एक्ट में उनको लाया जाए, हो सकता है कि उसके दायरे में रखा जाए, ये भी सुझाव मिला था कि नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। तो सुझाव तो लिए ना आपने। अमित शाह ने साफ कहा था कि आदिवासी इसके दायरे में नहीं आएंगे, फिर सुझाव ही क्यों मांगा आदिवासियों को लेकर? देखिए, आदिवासी समाज जो है और जनजातीय समाज है, जिसके लिए मैं एक सही शब्द उपयोग करूंगा कि जनजातीय समाज जो है वो मध्य प्रदेश का और पूरे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। हमसे ज्यादा तो हम शहर में रहते हैं, हमसे ज्यादा अगर हमारे देश के लिए कोई चिंता करता है, हमारे राज्य के लिए कोई चिंता करता है, सामाजिक सुदृढ़ता का जो काम करता है, तो कहीं ना कहीं जनजातीय क्षेत्र है। और जनजातीय समुदाय से ही पूरा देश और आज की जो आधुनिक युग है वो कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर के अपने समाज को स्थापित करता है। इसलिए उनके द्वारा दिए गए सुझाव इस निर्णय के लिए, हमारी राज्य सरकार के इस कदम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और हर एक निर्णय में जनजातीय समुदाय की आवाज सुनने वाली जो हमारी सरकार है वो उन्हें हर निर्णय में स्वागत करती है। हम वो सरकार नहीं है जो कहीं ना कहीं जनजातीय समुदाय का दमन करने, उनकी आवाज को दबाने का। डहरिया साहब, फिर अब तक डिलिस्टिंग क्यों नहीं की? अगर हर बात सुनते हैं आप आदिवासियों की, तो डिलिस्टिंग का काम क्यों नहीं किया अब तक? देखिए, डिलिस्टिंग का जो प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पे हम लोग उसके लिए चिंता भी कर रहे हैं, वो चीज प्रगति पर भी है। दूसरे विषयों के साथ साथ हम उसके लिए भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय पे निश्चित तौर पे एक अच्छा कीर्तिमान और एक बड़ा निर्णय आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, डहरिया साहब बने रहिए आप हमारे साथ। आर.के. मोहसिन जी का रुख करते हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आर.के. मोहसिन जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप डहरिया साहब के बयान से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से, क्योंकि अब तो विधेयक लाने की तैयारी हो गई है। सीएम ने साफ कह दिया है कि इसी महीने होगा और महीने के अंत में मॉनसून सत्र में पेश होगा यूसीसी विधेयक। मुस्लिम समुदाय क्या स्वागत करेगा? साधना जी, यहाँ मुस्लिम, हिंदू या किसी और धर्म की बात नहीं है। यहाँ एक अपने संविधान की बात है और एक देश की बात है। क्या जो सरकार आज कर रही है इसको प्राथमिकता पे लेना इतना क्यों अनिवार्य हो गया, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। आज मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो करीब करीब 9 करोड़ लोग हैं और आपने अभी डाटा दिया कि 9 लाख लोगों से इसके बारे में बात हुई है। तो क्या ये 9 लाख लोग पर्याप्त हैं इसके बारे में बात करने के लिए? दूसरी बात, अगर यूसीसी अगर लागू करना ही है तो किस आधार पर ये लागू कर रहे हैं? उत्तराखंड में जब लागू किया गया उसमें 88 टाइम्स बाद टाइम उसको चेंज किया गया, तो जब वहीं पर पूरी तरीके से वो परिपक्व नहीं हुआ तो क्या मध्य प्रदेश में हो पाएगा? दूसरी बात यह कि जिस चीज पे सरकार चुनकर आई थी, सरकार ने वो अपने सारे काम पूरे कर लिए हैं कि जिसपे हम जो इसको इतनी अनिवार्यता दिखा रहे हैं इस पे और इतनी तत्परता दिखाई दे रही है। तीसरी बात, साहब ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना। आपने सुना भी डहरिया जी को, प्रधानमंत्री नेहरू जब थे तब पूछा गया था उनसे, तो कहा था कि हम डेयर भी नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नीति निर्देशक तत्व कहते हैं यूसीसी को लागू करना चाहिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हो जाना चाहिए था तो ये एक रात में, मैम, जैसे जीएसटी, नोटबंदी और भी बहुत सारे कानून लेकर आए पूरे राज्यों में। आज इनकी ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक रात में आके ये घोषणा कर सकते हैं कि कल से यूसीसी लागू हो रहा है। इस पे इतना हो अल्लाह करने की फिर क्या जरूरत आ रही है? यही तो कह रहे हैं कि हमने देखिए सुझाव मांगे ना सरकार ने, इसलिए तो एक साथ चाहे तो कितने लोग मध्य प्रदेश का, मोहसिन साहब विधायक पर्याप्त हैं, चाहे तो विधेयक पास करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन साहब कह रहे हैं कि साधना जी आपकी बात अच्छी है कि विधायक पर्याप्त हैं और ये कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं?
दूसरी बात, इसकी इतनी अनिवार्यता क्यों है कि क्या हम सारे बाकी जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हम उनको पूरी कर चुके हैं क्या? दूसरी बात, आज आर के मोहसिन जी, जरा मैं आपको थोड़ा सच बताना चाहूंगी, क्योंकि हमने जब बात की, मुस्लिम महिलाओं ने दिल खोलकर स्वागत किया। मुस्लिम महिलाएं बताती हैं किस तरह से वो प्रताड़ित होती हैं, पीड़ित होती हैं। उनका शौहर एक निकाह करता है, 3 तलाक देके दूसरी शादी कर लेता है, उनको छोड़ देता है। जो गुजारा भत्ता मिलना चाहिए था 1994 में वही चला आता है, 2026 तक वही गुजारा भत्ता। अगर 7-8 हजार मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही, चीजें बढ़ रही हैं। अगर वही नियम चलेंगे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है, या फिर सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात नहीं है, इंडियन क्रिश्चियन जो लॉ है वो है हमारा 1872 का, पारसी मैरिज और डिवोर्स एक्ट है हमारा 1936 का, इवन हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, सबको तो मर्ज कर रहे हैं ना, ताकि सबके लिए नियम बराबर हो। तो आपत्ति किस बात की है? महिलाएं तो खुश हैं, स्वागत कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल महिलाओं को खुश होना चाहिए। और मैं जो एक भ्रम की स्थिति है, मैं आपके माध्यम से आज इसको भी बता दूं कि इस्लाम में जो 4 शादियां बताई गई हैं, वो कोई अपने लिए किसी की निजी स्वार्थ के लिए नहीं बताई गई हैं। उसके भी बहुत सारे कारण हैं। किसी दिन अगर आप इस टॉपिक पे बात करेंगे तो मैं आपके साथ इस पे भी बात करूंगा। लेकिन आज अभी सबसे बड़ी बात यह है कि 9 करोड़ की जनसंख्या में खाली 9 लोगों के साथ बात करने पे आज हमारी साक्षरता क्या है, कितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो किसी के हाथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। उस बारे में सरकार ने आज तक ना तो किसी भी धर्म के धर्मगुरुओं से बात करी। अब लिव इन रिलेशनशिप को ये लोग मान्यता देने जा रहे हैं इस कानून के तहत। तो इससे सरकार में और समाज में किस तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी, साधना जी, वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। सर, रजिस्ट्रेशन होगा तो देखिए, लिव इन में तो लोग आज भी रहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होगा तो बकायदा पता तो होगा ना सरकार को, नाम नंबर नोट होगा। अच्छी बात नहीं लगती है। शादी जैसी, निकाह जैसी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, लिव इन के उसमें आके कहीं ऐसा नहीं हो कि ये गैर जरूरी हो जाए आगे चल के हमारे समाज में। वो तो देखिए, सबका अपना अपना विचार करने का तरीका है। मोहसिन साहब बने रहिए हमारे साथ। एडवोकेट ब्रह्मानंद पांडे जी हमारे साथ हैं। ब्रह्मानंद जी, आप क्या खामियां पाते हैं फिलहाल अभी के? अगर हम लॉस की बात करें तो हिंदूज के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है, पारसी के लिए अलग है। तो यूसीसी से क्या सभी नियम वाकई सबके लिए बराबर हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा? यूसीसी के पक्ष में क्या है आपका तर्क? देखिए, यूसीसी जो कानून, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में इतना बड़ा और इतना आवश्यक कदम उठाया। दूसरी बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये यूसीसी है, ये केवल सिविल कानूनों पे लागू होने वाला है। इस क्रिमिनल कानून से इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जो विसंगतियां थी, अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम में एक उन्होंने दूसरी शादी पे केस लगाया, तो उन्होंने कहा कि दूसरी शादी कर सकते हैं। अभी उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि क्योंकि इनके पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसी व्यवस्था है, अब अगर एक महिला घर में है, मुसलमान में, एक इस्लाम धर्म में है, और दूसरी भी आ गई, अब तीसरी भी आ गई, वो कर सकते हैं शादी। 4 शादी तक उन्होंने अपनी पर्सनल लॉ बोर्ड में मान्यता रखी। आज घर में कितनी बड़ी विषमताएं और विसंगतियां उनकी निर्मित हो रही है। वास्तव में जो भी आपने एक बात कही कि मुस्लिम महिलाएं बहुत प्रसन्न है इस यूसीसी के आने से, तो ये जरूरी है। अब जहां तक रही बात आदिवासियों की, कि इनको आदिवासियों पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, तो आदिवासियों के लिए विशेष कानून संविधान में दिए गए हैं 5वीं अनुसूची में। हाँ। और उनके जो रूढ़ी हैं, कस्टम्स हैं और उनके जो परंपराएं हैं, उनको संरक्षित किया गया है संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। पहली बात, पेशा अधिनियम है, पीएसए पेशा अधिनियम है, उसके अंतर्गत भी उनकी जो रूढ़ी हैं और परंपराएं हैं उनको संरक्षित किया गया। उनके अंदर समाज की विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, संपत्ति से संबंधित अलग अलग तरह के उनके यहाँ पे परंपराएं, रूढ़ियां। क्योंकि वो आदिवासी अपनी पहचान न खो दे, इसलिए यूसीसी से आदिवासियों को अलग करने का विधान किया है। हालांकि अभी सरकार इस बात पर विचार कर रही है, कमेटी इस बात पर विचार कर रही है कि जिन आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनको यूसीसी के दायरे में रखा जाए। ऐसा अभी चल रहा है। तो ये तो अच्छा है, ये तो बहुत ही मतलब स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। मध्य प्रदेश की अगर 9 करोड़ जनता है तो 9 करोड़ जनता को इसका स्वागत करना चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज भाजपा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, तो सभी को इसका दिल खोल के स्वागत करना चाहिए। इसका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं।
हाँ, तो बिल्कुल क्या लगता है आपको सर ब्रह्मन जी, क्या मध्य प्रदेश का ये जो मॉडल है बाकी जो राज्य हैं उनके लिए एक नजीर बनेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से विचार विमर्श रहा है उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। कह रहे हैं कि हमसे पूछा, 9 करोड़ की आबादी, सिर्फ 9 लाख लोगों से पूछ लिया, क्या इतने लोगों से बात करने से, सुझाव लेने से बात बन जाएगी? इस तरह के भी विरोध हम देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं। और अगर बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, तो आरिफ मसूद तो ये भी कहते हैं कि जो सुझाव है सब कुछ बोगस है, किसी से पूछा भी नहीं है। देखिए साधना जी, ये तो कुछ भी कहते रहे, ये तो भारतीय जनता पार्टी की महानता है, बड़प्पन की, कि वो कुछ लोगों से पूछ रहे हैं, सभी लोगों से पूछने जा रहे हैं। 9 लाख लोगों से पूछ लिया इन्होंने। तो वर्शिप ऑफ प्लेस एक्ट है, जो वर्शिप प्लेस एक्ट, वो कब आ गया, कानून बन गया, पता ही नहीं चला। और उसके साथ जो है किस तरीके से बाहर कर दिए गए पूजा के अधिकार और वगैरह सारी चीजों को, कि जहां पे आप चुनौती भी नहीं दे सकते उनको कोर्ट में, रिव्यू के परिसर से बाहर कर दिया। तो इन लोगों ने तो पूछा भी नहीं। अल्टीमेट कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये चीज पूछ तो रही है, आपसे सबसे सजेशन ले रही है। उनका एक ब्रॉडर स्कोप है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम 6 लोगों की कमेटी, 10 लोगों की कमेटी बैठ जाएं और 10 लोग की कमेटी निर्णय कर देंगे कि नहीं ये लागू होना चाहिए, किन पर होना चाहिए, किन पर नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं आप सभी की आम राय के साथ हम इसको करने जा रहे हैं। और निश्चित सी बात है कि कुछ लोगों को अपना लगता है पर्सनल कोड है और हम उनकी अपनी बात नहीं मानेंगे, हम उनकी जो है अपने मन की करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे अभी तक लगता है, वो इसके लिए प्रतिबद्ध है कि संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उसका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व, जैसे कि अभी आपने कहा, ये तो बने थे जब संविधान, उसी समय लागू हो गए। लेकिन ये यूसीसी अभी क्यों लागू हो रहा है? मैं श्यामाचरण शुक्ल, वो आपका उपाध्याय जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा जब मुस्लिम जो आपका हिंदू कोड आया, हिंदू सिविल कोड आया, उस समय उन्होंने उसमें संसद में कहा, उन्होंने कहा यूसीसी क्यों नहीं? वो कहते हैं नेहरू जी कि हाँ ये जरूरी है लेकिन अभी नहीं करेंगे। ये उनके नेहरू जी के स्टेटमेंट संसद में। मतलब हिंदू सिविल कोड होगा, हिंदू मैरिज कोड होगा, हिंदू सारी चीजें होंगी, लेकिन यूसीसी नहीं होगा। ये विभाजनकारी नीतियां जो कांग्रेस ने की, अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी उनमें सबने एक रूपता लाने का प्रयास कर रही है। तो इसका सबको जो है स्वागत करनी है। ठीक है, डहरिया साहब आपसे सवाल रहेगा कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि आप ड्राफ्ट तो जारी करिए, किस तरह से आपने ड्राफ्ट बनाया, क्या वो सार्वजनिक सरकार करेगी जब अंतिम रूप दे दिया जाएगा? तो देखिए साधना जी, ब्रह्मानंद जी ने जिस तरीके से कांग्रेस का चाल चरित्र का एक पूरा विवरण करे है कि जिस पार्टी ने देश को तोड़ने का काम करी है, अपने तानाशाही के रूप में देश को लूटने और बिखेरने का और इसको छिन्न भिन्न करने का काम की है, वो चाल चरित्र इस तरीके के रखने वाले लोग आज हमसे प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं है, तो कांग्रेस के ऊपर ठीकरा ना ही फोड़े। बस आप विपक्ष के तौर पर बहुत सारे लोग हैं जो विपक्षी हैं। मोहसिन साहब भी बैठे हैं विपक्ष में, जवाब इनके नहीं मैं विपक्ष में नहीं हूँ, मोहसिन साहब आप समर्थन करते हैं? एक मिनट डेरिया जी, मोहसिन साहब क्या आप समर्थन में यूसीसी के समर्थन में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जब उत्तराखंड आप नहीं, ऐसा नहीं। देखिए साधना जी, जब समर्थन में न होने की वजह ये है कि जो दूसरे राज्य में जो लागू किया गया है, अधिकार की बात जब करें, इनके झारखंड के बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि हम शरिया को, आप शरिया को पालन करें तो फिर पूजा कीजिए ना। मैं कहता हूं कि यूसीसी को टर्की जैसे एक इस्लामिक देश में 1956 से पहले ही लागू कर दिया गया, तो आज भारत देश में करने की क्या, किस चीज की आप लोगों को डर है? आप लोग खुले तौर पर यूसीसी के समर्थन में आइए। क्या हमारी मुस्लिम बहनों को उनके अधिकारों का वो हक नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारी मुस्लिम बहनों को डाइवर्स होने के बाद में क्या उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें संपत्ति में हक नहीं मिलना चाहिए? क्यों आप उन्हें उनके अधिकारों से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं? अगर हम ये कहते हैं अगर आपको शरिया मानना है तो फिर आप पूरा मानिए, जिस तरीके से लिखा हुआ है शरिया में आप उस तरीका फॉलो अप लीजिए। लेकिन आप इस तरीके के दोहरा रवैया करके अगर आपको चलना है तो आप इस्लामिक देश, टर्की जैसा देश जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानूनों को अपने देश में पालन करता है, तो आज हमारे भारत देश के मुस्लिम साथियों को करने से क्या जरूरत है? हमारी मुस्लिम बहनों को भी अधिकार है कि वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने अधिकारों का फायदा ले सके, लाभ ले सके और अपनी आवाज खुद उठा सके। मोहसिन साहब जवाब। मैम एक्चुअल में इसको क्या है, यूसीसी को ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया है इस कानून को, तबकि ऐसा नहीं है। इस देश में जितनी भी जातियां रह रही हैं ये सभी के लिए हैं। अब मान लीजिए बार बार हम नेहरू जी के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त ऐसा कहा, इस वक्त ऐसा कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कुछ सदी बाद कुछ इस सरकार के लिए लोग बोले कि उस वक्त उन्होंने आदिवासियों के लिए नहीं कहा। तो ऐसा तो नहीं कि सरकार को आदिवासियों को इस बिल में लाने के लिए कहीं उनका कोई निजी हित तो नहीं है इसके अंदर। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। दिलाने के लिए पक्ष में है या अपक्ष में है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, साधना जी भी है और एक छोटा सा मेरा आपसे प्रश्न है, आप हमारे भाई है, आप मुस्लिम हमारी बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सिर्फ इस चीज का मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। नितिन जी, इस इंडिया की नहीं वर्ल्ड की हर औरत को, हर लेडी को उसके सारे अधिकार मिलने चाहिए।
तो जब मुस्लिम और हिंदू वाली बात मेरे को समझ में ही नहीं आ रही है कि आप इस कानून के तहत हिंदू और मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? किस बात का है मोहसिन साहब? अधिकार तो मिलेगा ना, यूसीसी से तो अधिकार और मजबूत होंगे, फिर विरोध किस बात का है? नहीं, विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि उत्तराखंड में जब इसको लागू किया गया उसके बाद इसको 88 बार चेंज करना पड़ा और आज तक वो विधेयक पूरी तरीके से वहां पर काम नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं हो कि मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति बन जाए। मोहसिन जी, आप समर्थन में? समर्थन? अरे मैं देश के हर कानून में हर समर्थन में हूँ। मैं विधायक हुई नहीं। साधना जी ने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया कि उनके पास पर्याप्त विधायक है समर्थन के लिए। तो आम जनता की जरूरत है ही नहीं, हम लोग तो आम नागरिक हैं। नहीं, आपके व्यक्तिगत अगर मैं राय सुनूं तो क्या आपका समर्थन है यूसीसी के माध्यम से भारत की हमारी इस्लामिक बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नितिन जी, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही और इसमें बस थोड़ा सा ये हो सकता है कि जो हर धर्म के धार्मिक गुरु हैं उन लोगों के साथ बैठा के उनको बुला के भी बात की जा सकती है। शिकायत डेरिया साहब बार बार ये कर रहे हैं कि क्या आपने दूसरे धर्म गुरुओं को नहीं बैठा के पूछा? सुझाव तो उनसे भी लिए होंगे। 9 लाख में क्या दूसरे धर्म गुरु के लोग शामिल नहीं थे क्या? देखिए, 9 लाख का जो एक सर्वे जारी हुआ था वो काफी सारे प्लेटफॉर्म से जारी हुआ था, धर्मगुरु भी उसमें शामिल हुए। उसमें यहां तक कि मैं भले ही एक राजनीतिक दल से संबंधित हूं, लेकिन मैंने भी उसमें अपना पक्ष रखा। मैंने खुले तौर पे उसमें सुझाव दिया। मुझसे जब छात्र मिलते तो उन छात्रों ने भी अपने सुझाव दिए, व्यावसायिक लोगों ने भी अपने सुझाव दिए, धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए, जो व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए, समाज के अलग अलग तबकों के जो हमारे साथी हैं उन सभी ने इसमें सुझाव दिए हैं। एक बहुत बड़ा एक सर्वे का आंकड़े आया है, उसके अनुरूप और उसी के अनुसार उनके सुझावों को लेकर के हम इस कानून का एक प्रारूप बनाने वाले, जिस ड्राफ्ट की आपने बात कर रहे थे। निश्चित तौर पे हमारा जल्दी ये प्रयास है कि उसका एक फाइनल प्रतिबिंब हम पूरे प्रदेश के सामने रखें और जिससे हमारे प्रदेश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिरता है, जो उत्तराखंड में बार बार संशोधन करना पड़ता है, जो भी मिस्टेक्स रह गई हैं, क्या उसको भी दूर करने का प्रयास होगा? देखिए, किसी भी कानून को जब हम किसी भी देश में लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आउटकम्स होते हैं जो उसे लागू करने से पहले हमें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं या कुछ उसके बदलाव ऐसे होते हैं सामाजिक परिस्थिति और समय के साथ बदलाव में जो स्थिति होती है उससे हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए, संशोधन जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अंग है जो निश्चित तौर पर चलता है। हमें नहीं लगता है कि हम इतने बड़े एक सुझावों के साथ में जब हम इसका प्रारूप तैयार करेंगे तो इसमें होंगे, अगर इसमें संभावना होगी संशोधन की, अगर किसी बड़े तबके से एक कोई ऐसा सकारात्मक सुझाव आएगा, हम उसको लागू करने का काम करेंगे। ये एक व्यवस्था का ठीक है डेरिया जी, क्योंकि अब वक्त हमारे पास कम है, एक आखिरी कमेंट ब्रह्मन जी आपसे लेना चाहेंगे। अगर मान लीजिए विपक्ष इसमें सहमत नहीं होता है तो क्या कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है इसको लेकर, अगर सरकार लागू भी कर दे तो? देखिए, क्या है कि अगर आदिवासियों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता तो ये निश्चित बात थी, यह जो यूसीसी कानून है ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल टिकता ही नहीं, क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है अपना 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अपनी रूढ़िवादियों और परंपराओं को। लेकिन अगर आप उठा के देखें तो पर्सनल लॉ बोर्ड है या अन्य किसी ईसाई धर्म के जो भी पर्सनल लॉ कानून है, तो वो कुछ भी उनको संवैधानिक संरक्षण इस तरह का कोई प्राप्त है नहीं। तो अगर यूसीसी लागू होता है तो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं भी इसको स्टे कराने का इनका कोई भी अभी उसमें जो गुंजाइश है जिसे अपन कह सकते हैं वो नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अभी जैसा सर ने कहा कि हम ऐसा नहीं है कि विपक्ष में, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे भी कई मुस्लिम मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे भी मैंने चर्चा की, तो कहते हैं ये कानून जरूरी है। बिल्कुल, तो ये कानून जरूरी है। मोहसिन साहब तो खुद समर्थन भी कह रहे हैं कि कुछ सुधारों के साथ अगर लागू हो तो समर्थन करते हैं। मोहसिन साहब मुस्कुरा भी रहे हैं। और चलिए इसी मुस्कुराहट के साथ डिबेट को भी समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में इसी महीने यूसीसी लागू करने की तैयारी को लेकर नई चर्चा छिड़ी हुई है। सरकार कह रही कि समान नागरिक संहिता समान कानून की दिशा में अहम कदम साबित होगा। वहीं आदिवासी समुदाय को इससे बाहर रखने का भी फैसला जो है सामने आ चुका है। निगाहें होंगी मानसून सत्र पर, जहां पर यह विधेयक पेश होगा। क्या यह फैसला प्रदेश के लिए एक नई कानूनी व्यवस्था की शुरुआत साबित होगा? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में आपको भी मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस बहस में इतना ही। नमस्कार।